कि बात कर रहे थे आप बच्चों के साथ ऑन द इशू ऑफ एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे। एडवांटेजेस हो गए थे। तो हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी थी कि देखिए, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर दोनों सेक्टर बैक वक्त फॉल करते हैं। एक कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर, ये कौन से हैं? जो हुकूमत चला रही है। और दूसरे कौन से हैं? जिसको हुकूमत नहीं चला रही, रनिंग बाय अदर देन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में नेस्ले, पैकेजिस, निशात, ये कौन चला रहा है? प्राइवेट लोग। लेकिन वो सेक्टर जो गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहती, सॉरी प्राइवेट नहीं चलाना चाहते, उसको गवर्नमेंट पिक कर लेती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी दे देती है, रेलवे भी चला रही है, वासा भी, वपडा भी। ये वो चीजें हैं जो प्राइवेट लोग चलाना नहीं चाहते। और बेशक ऐसा भी है कि कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो दोनों मिलकर चला रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में सेमी गवर्नमेंट की टर्म है, कुछ शेयर गवर्नमेंट के हैं, कुछ शेयर प्राइवेट के हैं। इस तरह मिलजुल के काम चल रहा है। तो अगर हम देखें तो हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कॉपरेट, यानी कि दोनों तरह के कॉपरेट हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। और हमने आसान अल्फाज में कैपिटलिज्म की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एन इकोनॉमिक सिस्टम विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। और सोशलिज्म की क्या पढ़ी थी? गवर्नमेंट। अच्छा, अगर मैं यूं कह दूं एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज इज एलोकेटेड पार्शियली बाय गवर्नमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी, राइट जी। मैंने उसी डेफिनेशन दोनों को मिक्स कर दिया। उधर से मैंने क्या ले लिया? सोशलिज्म से गवर्नमेंट, और मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म से डिमांड सप्लाई, दोनों को मर्ज किया, क्या बन गया? मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई, राइट जी। अच्छा बच्चों, अब वो कहता है कि असल में दुनिया की सारी इकोनॉमीज अब मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चली गई क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा थी। मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि जो चीनी कौम है ना, कोरियन वगैरह, तो वैसे तो कोरिया और मैक्सिको प्योर सोशलिज्म, और अमेरिका किधर आता है? तकरीबन कैपिटलिज्म की तरफ आता है। हम तकरीबन कह देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो कैपिटलिज्म से थोड़ा इधर आ गया है। लेकिन आप देखेंगे तो ये जो कोरियन जापानी कौमें ज्यादा इधर है, और यूरोपियन और अमेरिकन ज्यादा उधर है, और हम दरमियान में हैं, ठीक है। लेकिन इसने फिर दो तरह की टर्म्स बना दी। जो थोड़ी उधर है उन्हीं का कह रहा है कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट जो है बहुत कम रोल प्ले कर रही है, ज्यादातर अभी प्राइवेट सेक्टर ही चल रहा है। और जो आपकी सोशलिस्टिक मिक्स इकोनॉमी है वो क्या है? जहां गवर्नमेंट ज्यादा मैनेज कर रही है, थोड़ा बहुत प्राइवेट ने रोल प्ले किया, राइट। यही बात थी। अब इसके फीचर्स क्या हैं? कहता है पहला फीचर तो यही मजे का है कि बैकवक्त दो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और कुछ कारोबार, कुछ दुनिया की एक्टिविटीज हुकूमत चला रही, कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट लोग चला रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या है जी कि इसमें भी पर्सनल फ्रीडम मौजूद है। आप अपना कारोबार कर सकते हैं, ठीक है जी, आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट चंद एक ये है कि यहाँ पे ना रूल्स और रेगुलेशन ज्यादा है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रूल्स रेगुलेशन कम होते हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में लॉ बहुत ज्यादा है। क्योंकि नेचर ऑफ एंटिटी बढ़ गया, तो नेचर ऑफ लॉ भी बढ़ गया। पब्लिक कंपनीज के बाय लॉज अलहदा हैं, प्राइवेट के अलहदा हैं, मिक्स के अलहदा हैं, इसलिए लॉ की एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। तो इसलिए रेगुलेशन ज्यादा। लेकिन बहरहाल फिर भी मानना तो पड़ेगा कि पर्सनल फ्रीडम तो है ना आपको, आपके आज़ादी तो है ना। और फिर प्राइसिंग सिस्टम जो है दो तरह का है यहाँ। जहां डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अपना सही काम कर रहे हैं, हुकूमत इंटरवेन नहीं करती, कहती ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ फल ऐसे आते हैं जिस रेट पे आते हैं बिक जाते हैं। जैसे लीची आती है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो तो महंगी हो जाती, सप्लाई ज्यादा हो सस्ती, हुकूमत नहीं मुदाखलत करती।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें हुकूमत मुदाखलत करती है, जैसे चीनी, मीट, क्योंकि वो क्या है, बुनियादी जरूरियात हैं, तो उसकी कीमत हुकूमत क्या करती है बच्चों, वो सस्टेन करती है। इसको कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। इंटरवेन करने का मतलब क्या हुआ, मुदाखलत करती है, यानी एक प्राइस लिस्ट है, उसके मुताबिक चीज बेचनी पड़ेगी अब। लेकिन कुछ चीजों में हुकूमत कहती है, ठीक है यार तुम्हारी आपस की मसला है, जो मर्जी डील कर लो। राइट हो गई बात। क्या हाल है, मैंने मिसाल दी, कुछ फल हैं, मौसमी फल हैं, आते हैं चले जाते हैं, हुकूमत को परवाह नहीं है। लेकिन कुछ बुनियादी जरूरियात हैं, चीनी है, आटा है, गोश्त है, उसकी बकायदा रोजाना क्या आती है, लिस्ट, आपको उस लिस्ट पे बेचना है। तो जब गवर्नमेंट लिस्ट देगी तो क्या कहेंगे, इंटरवेन। और जहां गवर्नमेंट कहेगी अच्छा यार तुम जानो, बेचने वाला जाने और खरीदने वाला जाने, इसको क्या कहेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे भी वेलफेयर सबके लिए है। असल में अमेरिकन इकोनॉमी जिस हद तक मिक्स इकोनॉमी की तरफ आई है, सिर्फ बड़ा फर्क ये पड़ा है कि अमेरिकन इकोनॉमी में अगर कोई बेरोजगार है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। क्या हाल है बच्चों। और हुकूमत ने कुछ मिनिमम वेज रेट भी रखा हुआ है। तो बच्चों बता सकते हैं कि इस वक्त मिनिमम वेज रेट कितना है, किसी बच्चे को पता है। इस वक्त मिनिमम वेज रेट जो है, किसी एक बंदे को 8 आवर्स प्लस की फुल टाइम जॉब के लिए रखेंगे किसी भी काम के लिए, तो उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, 38,000। 38,000 पर मंथ, ये मिनिमम वेज। ठीक है ना। जो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसमें कितनी थी, 32,000। तो इन्होंने 6,000 बढ़ा दी। ठीक है। हमें तो किताबों से कंसर्न है ना, हमें इससे कंसर्न नहीं दुनिया क्या कर रही है। क्या ख्याल है, 38,000 दे रहा होगा कोई, नहीं देते, क्या करते होंगे सोचो। नहीं नहीं नहीं, वो उसे फुल टाइम लिखते ही नहीं है। वो उसे क्या लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट में, पार्ट टाइम, काम 8 घंटे ले लेंगे, लिख पार्ट टाइम। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या आ गया बच्चों, डिस्करेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या होती है बच्चों, अमीर और गरीब का फर्क। अच्छा, ये हर मुल्क में एक जैसा नहीं है। बड़ी मजेदारी की बात आपको बताता हूँ, हमारे मुल्कों में अमीर और गरीब में बड़ा फर्क है। अमीर जा रहा है रोल्स रॉयस में, और गरीब के पास पंक्चर के भी पैसे नहीं है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिनलैंड चले जाएंगे तो गरीब और अमीर का पता है कितना फर्क है, अमीर जा रहा है मर्सिडीज में, गरीब बेचारा जा रहा है टोयोटा में। बस, दिस इज अ। अच्छा अब बताओ, जहां जहां डिफरेंसेस कम होंगे, नहीं बेटे फिनलैंड में सोशलिज्म नहीं, आई डोंट थिंक। वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, लेकिन वैल्यूज बहुत अच्छी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जहां फर्क, चलो किताब से हटके, जहां फर्क ज्यादा होगा वहां क्या होगा, जहां फर्क कम होगा वहां क्या होगा। इकोनॉमिक्स छोड़ दें, घरेलू लाइफ की बात करें। ना इंसाफी बढ़ जाएगी, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि जो हमारी पीटीआई बनी थी, बनी ही इस वजह से थी कि गरीब और अमीर के साथ, यानी देखिए सिस्टम में ना इंसाफी है ना, तो इसी के लिए बनी थी। आगे हमने बस दाड़ लगा दिया। अच्छा, एक मोमेंट के लिए हमें भी लगा अभी चेंज आ जाएगा। एनीवे, लेकिन दोबारा कोशिश हो सकती है, ऐसा मसला नहीं। ये दुनिया खत्म तो नहीं ना हो गई, हालात तो पलटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये तो वो सीसा वाला हिसाब है ना। अच्छा बच्चों, सो एनीवे वापिस आते हैं अपने पॉइंट पे बच्चों। जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि गरीब और अमीर का फर्क इतना ज्यादा होगा, इंसाफ मिलेगा ही नहीं गरीब को। लेकिन मुझे जो किताबों में मैंने पढ़ा है ना, जो इससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है, जहां गरीब और अमीर में फर्क ज्यादा होगा ना, वहां गरीब लो प्रोफाइल रोल देने के लिए तैयार हो जाए। लो प्रोफाइल रोल समझते हैं आप, कैसे भला, यार इंसान को गटर में उतार देंगे, जा गन साफ कर, और वो उतरेगा। छोटी बात नहीं है ये। बनी आदम है, वो भी आदम का बेटा, लेकिन तुमने उसे कहाँ उतारा, गटर में। है, जुल्म है कि नहीं है।
इंडिया में ऐसा होता है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को ये नौकरी मिलती खाकरू की, गटर साफ करने की, उतारते हैं गटर में, उतारते हैं मुसलमानों को। मलीद समझते हैं, ना पाक समझते हैं, हकीर समझते हैं। नाइब कासिद रख लेते हैं, माली रख लेते हैं। और बड़ी पढ़ी लिखी जॉब मिल गई तो क्लर्क बादशाह या संतरी बादशाह। इससे ऊपर प्रोफाइल नहीं मुसलमानों की। हमने भी शायद अपनी कम्युनिटी के साथ यही किया होगा। तो एनीवे तो ये मेरी बात समझ रहे हैं आप। यानी आप अपना बाथरूम धोने का भी किसी को कहेंगे जा यार धो, वो धोएगा। क्यों? फर्क ज्यादा है ना अमीर गरीब। अब फिनलैंड में कोई कह दे या अमेरिका में कोई कह दे कि चलो मेरा बाथरूम धोगे, जब दफा हो आप, गंद भाई आप साफ कर जाके, मैं क्यों उठाऊं? किसी को कहेंगे ना ये अटैची केस उठाओ, वो कहेगा पहले बैकिक स्पोर्ट बेल्ट लेके दो। मेरी कमर टूट गई, कौन जिम्मेदार? क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब का फर्क कम है। अटैची आप पर है ना, तो गड्डी च रख शाबाश। वो डिक्की खोल के खड़ा हो जाएगा ड्राइवर, पुट इट है, चल रखे। क्योंकि हमारी लेडीज भी गाड़ियां चलाती हैं, तो क्या अटैची खाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हाल है बच्चों? तो ये बड़ा फर्क है बच्चों, अमीर और गरीब का। अच्छा, ये किताब का ताल्लुक नहीं था, इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जनरल बात हो रही थी। वापस आ जाए अपनी किताब पे। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि अमीर और गरीब का। अच्छा, ये डिस्करेज कैसे करता है, ये हमने पढ़ा था। यहां हम टैक्स लगाते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा निजाम होता है जिसके अंदर जो जितना अमीर है उसका टैक्स का रेट उतना ज्यादा होगा। जो जितना अमीर है टैक्स का रेट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे इफ यू अर्न एनुअल इनकम 60,000, आपको टैक्स देना 0.3% ऑफ योर इनकम। पॉइंट। और अगर आपकी आमदनी 2 लाख है तो आपको देना है 1%, नहीं 3%। तो 1 लाख से कम 0.3%। 0.3 समझते हो? यानी 3% का भी से भी वो थोड़ा, 0.3 फ्रैक्शनल मार्जिन, यानी कि 100 रुपए में से 3 पैसे। 100 रुपए में से 3 पैसे। और अगर 2 लाख है तो 3 रुपए। 3%, यानी कि आपने अगर 200 रुपया कमाया है या 2 लाख कमाया, आपको 6,000 टैक्स देना। लेकिन अगर आपने 4 लाख कमाया है तो टैक्स 40,000 देना है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी रेट बढ़ेगा। इसलिए हम अमीर से टैक्स ले लेते हैं और किस पे खर्च कर देते हैं। इस तरह कुछ हद तक तो इनइक्वालिटी बैलेंस हो जाती कि नहीं हो जाती। लैंड क्रूजर पता है कितने की है? चलो फॉर्च्यूनर बताओ कितने की है? 2.25 करोड़ की। और हकीकत कीमत कितनी है उसकी? 95 लैक्स। अब 95 लाख की गाड़ी पे हमने कितना ले लिया, कीमत से भी क्यों लिया है? बाहर से लाते हैं, खर्चा भी पड़ता है, तो कस्टम डाल के वो पैसा हम गरीबों पे खर्च कर देते हैं, दवाइयों शवाइयों पे उनकी। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब बताओ एडवांटेजेस इसके क्या है। कहता है पहला एडवांटेज ये है, इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि यूं कह लो कि जो चीजें अमीर खुद खरीद लेंगे, गरीबों के लिए हमको स्कीम ला लेंगे। जैसे इंडिया में अभी भी एक राशन कार्ड होता है, पाकिस्तान में भी भुट्टो ने चलाया था। वो राशन कार्ड पता है क्या होता है? कि 4 चीजें जो जिंदगी के लिए एसेंशियल है, आटा, घी, दाल चना और चीनी और चावल, 5। ये 5 चीजें मार्केट के रेट 100 रुपए है ना, तो 60% में मिलेंगे आप गवर्नमेंट के राशन डिपो से। उसके लिए आप अपना राशन कार्ड बनवा लें। ठीक है जी। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अमीर खुद खरीद लेगा फ्री मार्केट से और गरीब को क्या दे देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में कैसे करते हैं इसको? गरीबों के लिए स्टोर अलहदा बना दिए, यूटिलिटी स्टोर। वहां प्राइसेस इकोनॉमिकल होती है, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता, लोग लाइन में लगाए होते हैं, तो इट्स नॉट फेयर। बात का किलो 2 किलो चीनी होती है और उसके लिए सब लाइन में लगे होते हैं। अच्छा बच्चों, इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड ऑन फेयर बेसिस। गवर्नमेंट फेयर बेसिस पे रिवार्ड के लिए भी बात हुई थी। एक मिनिमम वेज रेट रख देती है कि जी इससे कम उजरत नहीं होगी। समझ आती बात की? अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे भी अलाउड है आपको, क्योंकि वो कहता है ये तो मोटिवेशन है ना, ज्यादा कमाओ, ज्यादा घर बनाओ, ज्यादा जमीनें, ज्यादा फैक्ट्रियां। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? डोमिनेटिंग रोल ऑफ
गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वीक एजेंट के लिए क्या रोल प्ले करती है? डोमिनेटिंग। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गंदम का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है कि जी 3800 रुपये पर माउंड आप गंदम बेच खरीदेंगे, और पहले गवर्नमेंट साइड पे हो जाती है, 3800 रुपये पर माउंड, जितनी खरीदनी खरीद लो, फ्लोर मिल्स, एजेंट्स, होलसेलर्स, सब खरीदो। अब जितनी खरीद ली 2 दिन में या 4 दिन में दे दिए, अब आ जाओ साइड। अब जितनी है बाकी कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगी खुद। और कहाँ रखती है? कभी आपने ट्रेन पे सफर किया है? कभी आप देखिए ट्रेन किसी भी बाहर के रोल, लाहौर के बाहर के स्टेशन के करीब से पूछेंगे तो पीले से रंग का एक गोदाम बना हुआ, उसके ऊपर लिखा होगा हुकूमत का गंदम का गोदाम। सुना कभी आपने या देखा कभी आपने? तो ये हुकूमत ने अपने गंदम के गोदाम बनाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब समझो सिस्टम क्या है बताओ। हुकूमत क्या करती है? पहले ऐलान करती है कि गंदम देखो ना, अब सप्लाई ज्यादा है तो गंदम तो 800 रुपये मन खरीदेंगे लोग। ब्रोकर तो अफवाह उड़ा देंगे रात को बारिश हो जानी है। और काश्तकार बेचारे के पास तो छत भी नहीं जा रख ले, तो क्या करेगा? वो सस्ती बेच देगा। तो हुकूमत क्या करती कि 3800 से कम अगर किसी ने पैसे देने की कोशिश की तो हमने ये मिनिमम प्राइस रखी है, 3800 से कम कोई खरीदेगा नहीं। और अगर खरीदेगा तो क्या करेंगे? हाँ, शतूत की सोटी पे उसाखा की टेप चढ़ा के थाने बुला के वो तो नहीं लगाएंगे, तुम्हें लग पता है जैसे सस्ती कैसे मिलती है। तो सब खरीदो। यादगार आटा खरीदे, आटा नंबर 1 खरीद ले, फ्लोर मिल्स, ब्रोकर्स, जिसने लेनी ले ले, रेट वही रहेगा। अब सबने खरीद ली। अब हुकूमत क्या करेगी? बाकी सारा स्टॉक खुद खरीद के अपने गोदामों में डाल देगी। तो हुकूमत यहाँ सबसे क्या है? डोमिनेटिंग रोल में है। हुकूमत खुद ट्रेडर बन गई है। अच्छा, अब सोचो हुकूमत ट्रेडर ना होती तो ये लोग क्या करते? सोचो क्या करते। ये 800 रुपये फी मन खरीदते और महीने बाद क्या करते? हाँ, ये ले जाते 8,000 रुपये, 10,000 रुपये मन पे ले जाते, और गरीब को रोटी भी ना मिलती। ये जो नान हमें 25 रुपए का मिल रहा है, एक दौर में 5 रुपए का भी था। ज्यादा तो नहीं है, 16-17 की बात है। तो 25 रुपए कैसे गया? ऐसे ही गया ना। वो जो हुकूमत करने आए बेचारे, उनको भी हुकूमत करनी नहीं आती थी, इन्होंने चवल मारी सारों ने। जो उसके साथ थे उन्होंने ही लूटा उसको। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 25,000, जहांगीर तरीन ने चीनी 58 रुपए थी, उठा के 160 रुपए कर दी थी, 120 रुपए। वो तो अल्लाह भला करे इमरान खान का, उसने 115 पे ब्रेक लगवाई थी, उसने भी मिनिमम रेट रख दिया था चीनी का। बाकी चीनी शॉर्टफॉल हो गई थी, पता नहीं कैसे मैनेज की उन्होंने। वो मैं आगे चल के बता दूंगा कैसे की थी। लेकिन बात समझ आ रही है? अब बताओ, अगर किसी ने किसी जगह गंदम महंगी की तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। अब मेन स्टॉक ही उसके पास है, जिस जगह शॉर्टेज होगी हुकूमत ट्रेन की पटरी के पास रखा क्यों है गोदाम? जिस शहर में शॉर्टेज होगी 2 मालगाड़ी के डब्बे लगाएंगे, भेज देंगे, गंदम उधर पहुंच जाएगी। क्या ख्याल है? अब पूरे साल उसने जो कीमत कही है वो उसने बरकरार रखी, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडर कौन है? हुकूमत है। इसलिए हुकूमत का रोल बड़ा डोमिनेटिंग है। और वो वीक एजेंट की क्या करती है? मदद करती है। अब आ जाए इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। वर्किंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम might be suffer due to lack of cooperation between पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हो सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोई ताउन ना हो सके। जैसे आप ये कह लीजिए कि हमारे स्कूल का सिस्टम ले लीजिए। क्या आपको लगता नहीं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कोई ताउन ही नहीं है? एकदम से उस स्कूल से उसमें जाएं, आपको ऐसे लगेगा जैसे माहौल ही चेंज हो गया है ना। हम तो जब 5वीं के बोर्ड के एग्जाम देने गए, हम तो दुनिया ही देख के हैरान हो गए। उधर हर बच्चे ने टाई लगाई हुई है। हमारा इम्तहान उधर हुआ था ना, कैथरीडल में। हम पढ़ते थे मुस्लिम हाई स्कूल। तो हमारे हर बच्चे की शर्ट के ऊपर वो स्याही के दाग होते थे, और हर एक के पीछे हमने 420 लिखा होता है। एक दूसरे के पीछे लिख देते थे, वहां गए बच्चे नीट एंड क्लीन, इतने सोफिस्टिकेटेड बच्चे।
उनके साथ बैठ के हम पेपर दे रहे हैं। उन्होंने तंग करना, हमने इतनी बड़ी बड़ी गालियां देनी उनको। जायरा में आती हुई थी वो इंग्लिश में, तो दो दुनिया के मुख्तलिफ जहान थे। एक वो, और एक ये साफ सुथरे लंच बॉक्स, उनके अंदर कटलस, और हमारे मीठा पराठा अखबार में लपेटा हुआ। अच्छा बच्चों, तो डोमिनेटिंग रोल किसका था यहाँ पे? गवर्नमेंट का। तो इकोनॉमिक अफेयर में इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, पहला पॉइंट पहले समझ लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में लैक ऑफ कॉपरेशन है, प्राइवेट सेक्टर अलग चल रहा है। स्कूल की मिसाल दे दी, हॉस्पिटल की भी ले लें। प्राइवेट सेक्टर अलग है, गवर्नमेंट सेक्टर, आप दुनिया ही अलग है। प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो, कहते हैं ये बाबा ही हमारा है, आपका नहीं है। सिर्फ क्या करो, 10 लाख रुपया जमा करा दो और जाओ घर जाओ, हम संभाल लेंगे, नर्स खुद संभालेगी बाबा जी। अच्छा, लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर में आते, जब आते पब्लिक सेक्टर में, वो कहते हैं एक बंदा दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए, किसी को दवाई की जरूरत पड़ सकती है, दूसरा कंधा दबाने के लिए तैयार रहे, तीसरा टीका पकड़ के लाए। पता लगता है वो पूरी फैमिली वहीं रख लेते हैं। यही वजह है कि वो बेचारे बाहर चटाइयां बिठा बिछा के तो अंडा पराठा खा रहे होते हैं। वजह ही है। और वहां ऐसे लगता है हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्राउडिंग प्लेस है, कुछ सियासी जलसा हो रहा है अंदर। क्या हाल है बच्चों? कोई मैच नहीं है, सर्रन कोई मैच नहीं है, दोनों मुख्तलिफ है। अच्छा, गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल डोमिनेटिंग है, लेकिन इससे इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। अब मैं पहला पॉइंट समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इनएफिशिएंसीज की कोई मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान रेलवे एंड पीआईए। पाकिस्तान रेलवे एंड, अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना भाई, वो बिल्कुल उलट है प्राइवेट। पाकिस्तान रेलवे की मिसाल ले लेते हैं। एक कैबिन पे क्रॉस ओवर सिग्नल देने के लिए, झंडी देने के लिए कितने बंदे चाहिए 24 घंटे में? 8 8 घंटे की 3 शिफ्टें तो होंगी ना, तो 3 बंदे चाहिए। और चूंकि एक कैबिन दूसरे से फासले पे, चौथा बंदा एहतियातन कोई एक बीमार हो गया तो, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो चारों ही गायब होते हैं। और किसी एक की जो ड्यूटी होती है, वो अपनी बीवी को कह जाता है ट्रेन आएगी तो झंडी दिखा देंगे, और वो बीवी भी आगे छोटे बच्चे को भेज देती, चाहे झंडी दिखाया और वो भी ग्रीन की जगह लाल दिखा दे। फिर वो बेचारा हारन मारता है। आपने देखा होगा अक्सर, तो उसकी बीवी देखती, ओ तेरा बेरा फर्क हो जाए, लाल दिखा दी, हरी दिखा, वो फिर हरी दिखाता है, फिर ट्रेन चलता है। और वो एक पे ये 4 बंदे वो हैं जो हाजिर हैं। अभी गूस्ट एम्प्लॉयज हैं जो आते ही नहीं, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। इनको कहते हैं गूस्ट एम्प्लॉय। जादू, गूस्ट ही है ना भाई, लिस्ट में है, काम पे कभी आए नहीं, जब आते हैं तो क्या करते हैं? ना ना ना, तनख्वाह नहीं खाली लेके जाते, अपने सोफों के लिए रैक्सियन ले जाते हैं। उनके घरों में जाए, सोफों के ऊपर सीटों पे कवर पाकिस्तान रेलवे का लगा हुआ है, बल्ब पाकिस्तान रेलवे के लगे हुए हैं। मैं तो एक रेलवे के अफसर के घर गया था, उसके घर में एक छोटा वॉशरूम था, बाहर वाली साइड पे होता है ना उसके अंदर सेंक भी ट्रेन का लगा हुआ, हाथ धोने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो टूटियां तक नहीं छोड़ते। तो अब यहाँ एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? इनएफिशिएंसी यानी क्या हाल है कि नहीं? देखिए पाकिस्तान पीआईए देख लीजिए, कहाँ होती थी? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और अब आज क्या हो गई है? पैनिक इन द एयर, पीआईए। तो कहने का मतलब दुनिया के हालात बदल गए। कहाँ बोइंग 777 हमने इंट्रोड्यूस कराया पूरे एशिया में, और सऊदीयन एयरलाइन, कतर एयरलाइन को हमने सिखाया जाके कि जहाज क्या होता है, चलता कैसे है। आज हम उनकी शक्लें देखते हैं, वो उनको बैंकिंग सिखाई जाके हमने, सऊदीया को। ज्यूरिख हबीब बैंक की ब्रांचें हमारी खुली, हम पता नहीं कहाँ पहुंचे, और आज हम कहाँ हैं? सवार हो रहे हैं। तो ये इनएफिशिएंसीज है। क्या हाल है? कुछ हमारी किस्मतें भी खराब हैं, कुछ जो भी काम करते हैं उल्टा ही पड़ता है। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब एज गवर्नमेंट फोर मोस्ट रोल ऑफ, अच्छा ये समझ आए कि क्यों इनएफिशिएंसीज है? वर्कर ज्यादा हो जाते हैं और बहुत सारे वर्कर काम नहीं करते। आप वापडा के किसी ऑफिस में गए, मैं, मेरे कजन थे, वो डायरेक्टर ट्रेनिंग वापडा थे, मैं उनका ऑफिस जाता था, इतने सारे लोग बैठे होते थे, चाय की वो रख के ना चैनक,
और केतली और वो चूल्हा, गैस लगी हुई, क्रिकेट हाउस। तो मैं जाता था, मैंने कहा भाजन ये चाय ही पीते रहते हैं। वो यार सरकारी सेवा में आप क्या करें, कुछ कह थोड़ी सकता हूँ, और कह भी नहीं सकते। हालांकि वो डायरेक्टर ट्रेनिंग वार्डर है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्या करे बंदा। तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे होते हैं। अच्छा मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह ना करे कि आपको पासपोर्ट की फीस जमा करानी पड़ जाए नेशनल बैंक, और एक पैसे जमा कराने पड़ जाए मेजान बैंक में। तो मेजान बैंक आप जाएंगे, अंदर एसी के वो बुलाएगा, सर किधर आए हैं आप? तो वो आप कहेंगे मैं पैसे जमा, सर आप यहाँ बैठे, वोचर बना लेंगे, यहाँ ये लेडी बना देंगे आपको, आप यही बना दे वो भी बना दे। उसके बाद वो कहेंगे वो जुनेद साहब को दे देंगे, आप देके एसी में से आ जाएंगे, बाहर आएंगे वो दरवाजा भी आपकी गाड़ी पर खोल दो। अब आप चले जाए नेशनल बैंक, ये कौन सा है? सरकारी टैक्स जमा कराना हो, पासपोर्ट की फीस जमा करानी हो, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वही जमा होता है ना। तो वो बंदा बैठा होगा, और आप बाहर धूप में होंगे, उसके आगे लोहे का जंगला होगा, उसके अंदर छोटी सी खिड़की, उसके पीछे बंदा। और बंदे एक्चुअली खिड़कियां तीन होंगी लेकिन खुली एक होगी। और उसके बाद फिर बात कर रहा होगा, हाँ बशीरा तू दस ऐसी तेरे घर काका होया फिर की होया। अच्छा भाई काका हो गया, बस बात खत्म होगी, काके के बाद मजीद क्या होना था? अच्छा वो जनाब उसके बाद उन्होंने कहा जी काका हो गया, काके के लंगोट यूं हुए, ये हो गया वो। अच्छा वो लंगोटों की कहानी चल रही, वो ही कह देगा यार थोड़ा तेज करो, यार कर तो रहा हूँ, नजर तो आ रहा है काम कर रहा हूँ। और 3 बजे तो क्या करेंगे? खिड़की बंद, बाकी लोग कल आना भाई, खिड़की बंद लो जी। और यहाँ जनाब हमने अगर जाना हो, वो जनाब हमारे आगे पीछे फिर रहे होते हैं कि सर आपने, बड़ी मेहरबानी आप यहाँ आए। नहीं बच्चों, तो ये बड़ा फर्क है निजाम का। क्या हाल है? अब ये देखिए ना। अच्छा और वो ये नहीं कहेंगे कि ये पैसे आपने ज्यादा देने हैं किसी के, या जो भी है, मैं आप दिखाता हूँ इतने जिम्मेदारी से वो काम करते हैं। अगर ये चल जाए यार, एक तो ये बड़ी मुसीबत है हमारे यहाँ ना, सॉफ्टवेयर ही कोई नहीं चलते। वो भाई को कहा था व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दो, उन्होंने जो था वो भी उड़ा दिया। बंदा क्या करे यार। वैसे ना पाकिस्तान सही नमूनों से बड़ा पड़ा, इसको व्हाट्सएप ऑनलाइन कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ऑनलाइन। ऑनलाइन लिख देता हूँ यार, जो मुझे आता है मैं नहीं का नहीं डाल। कौन से वाला आएगा? ये वाला? देखो, आ गया कि नहीं आ गया? मैं शुरू से ऐसे लिखता हूँ बचपन से। अच्छा बच्चा, लेकिन आप कहेंगे सर आपके बचपन में व्हाट्सएप होता था। हाँ यार हमारे बचपन में व्हाट्सएप होता था। हमारे बचपन में पता है कैसे सिग्नल देते थे? हाँ हाँ चलते थे काम यार, सिग्नल तो देते थे हम लोग भी। वास का तो रिश्तेदार पास ही खड़े होते थे, हम सिग्नल दे दो तो मार पड़ते पड़ते रह जाती थी। हाँ हाँ, सिग्नल दे रहे हैं, रिश्तेदार भी कॉल ही होते सन, क्योंकि मोबाइल नहीं ना होते थे। तो कभी कभी मार भी पड़ती थी लोगों को। अच्छा बच्चों, अब मैं वो दिखाता हूँ देखिए। मैं आज मेजान बैंक गया बच्चों, तो ये मेरी बेगम के ना खालू हैं, इनका नाम है अहमदीन साहब। इन्होंने शरारत ये करी, पिछले दिनों इन्होंने ना कोई प्लाट बेचा, इन्होंने मेरा नाम ले दिया वहां पे। ये देखो, अब ये इनके पैसे वापस करने हैं। कितने का चेक है? 16 लाख का। मैं गया, जाके वॉचर काटा, पहले तो वो देखने ही लग गया मेरी तो, शक्ल से तो मैं इतना नहीं ना लगता कि 16 लाख मेरे पास है। तो मैंने कहा तू जमा कर ले, अगर ना हुआ तो ना करी। खैर वो मान गया, लेकिन देखे, सिर्फ मैंने चंद मिनट पहले और चंद मिनट बाद मैंने देखे वोचर भी भेज दिया उनको। तो ये काटा और चंद सेकंड बाद वोचर भी उसके पास। लो जी पैसे ट्रांसफर। अब ये नेशनल बैंक होता, और उन्होंने शाम से पहले ये पैसे ट्रांसफर करने ही नहीं थे, उसने लेना था प्लाट बहरिया टाउन में। तो मैंने उसको पैसे भेजने थे, चूंकि हुआ ये था, उसका प्लाट बिकता नहीं था एक्चुअली, उसने मुझे कह दिया। वो कोई बंदा मेरे पास ले आया कि ये प्लाट बिकना है। 10 मरले का प्लाट था, बड़ी अजीब सी जगह, 15 फुट की गली और 10 मरले का प्लाट लंबा सा। वो आ गया मेरे पास,
बंदे ने बता दिया कि इसका भाई है, इसको अपने भाई के लिए सामने घर बनाना है। मैं कहा बस जिंदाबाद, उसकी जरूरत थी। तो वो 80 लाख का प्लाट था, मैंने 1 करोड़ 10 से नीचे आया ही नहीं। मैंने कहा मुझे तो 1 15 लग गया हुआ है, हर 1 10 पे मैंने डील कर दी। प्लाट छोटा निकल आया, मैंने ईमानदारी से उतने पैसे उसको छोड़ दिए। मैं कितना छोटा, उसने कहा जी पौना मरला छोटा, मैंने 9 लाख छोड़ दी। अब भी 1 करोड़ 10 तो आ गया ना। अब उनका, उन्होंने क्या किया कि जब मुझे पता था कि डील गलत जा रही है, पैसे हमने ज्यादा ले लिए, प्लाट इतने का है नहीं, तो मैंने एडवांस 25 लाख ले दिया। मैंने कहा अब ये भागेगा नहीं। खैर वो बाद में रोने लगा, रोया रोया, मैंने 1 लाख छोड़ दिया, 8 छोड़ना था 9 छोड़ दिया। अब वो पैसे ले गए, वो खालू जी ने आके उसको क्या कह दिया, पैसे कैश दो। उन्होंने बाकी का 76 लाख ला के टेबल पे रख दिया, हाल लो पड़ोगी नो। अब वो जू पानी लेके लगाऊं मैं, पैसे गिनने को आसान है, वहां कौन सी मशीन लगी थी। अच्छा उनको पैसे पूरे करके मैंने दे दिए। उन्होंने क्या किया, कहते मेरे भाई की तरफ मुझे छोड़ दो, पहले मेरे घर आ गए। मैंने बैग वैसे ही थमाया, मैं कहा भाई लेके जा, मैं गरीब आदमी, इतने पैसे मैंने क्या रखने। अगले दिन जाती दफा क्या किया, मेरा अकाउंट नंबर उसके पास था, उसमें 52 लाख जमा करा दिया। मुझे मैसेज आया, मैं कहो 52 लाख। मुझे बैंक वालों का फोन आया कि तेरा ही तो इधर तनख्वाह आती है, उधर तेरी बीवी निकलवा के ले जाती है, ये 52 लाख कहाँ से आ गया तेरे पास। मैनेजर को सदमा हुआ बड़ा। मैं कहा यार ये उसकी शरारत है। वो फिर मैंने पूछा अपना, डायरेक्ट टैक्स तो हम पढ़ाते हैं हमें पता है। अब वो कैश जमा कराया था, अब क्या होगा। लेकिन शुक्र है महीना जुलाई का था, जून का होता तो रिटर्न का मसला पड़ जाना था। अब वो अकाउंट का कुछ करूंगा। तो अब मैंने खुद सोचा है क्या करूं, तो मैंने क्या सोचा है, जो होगी देखी जाएगी, अकाउंट ही बंद करा दूं। और मैंने इस रिटर्न में डालूंगा ही नहीं। रिटर्न में 52 लाख कैश है, टैक्स कौन देगा, वो तो किसी से नहीं दिया जाना। अच्छा बच्चों, अब ये क्या है कि वो गए इधर जनाब, उन्होंने 52 लाख रखा, उन्होंने जमा कर लिया। अब ये नेशनल बैंक होता तो क्या होता, शाम तक उन्होंने गिन रहे होना। यहाँ ऑनलाइन कर लो, वो ऑनलाइन अब आ गया, लेकिन ये सरकारी की हिसाब है। अच्छा बच्चों, एज गवर्नमेंट हैज far most role in the business affair of country, therefore sometimes state regulation requires may cause burden by increasing cost of doing business। क्योंकि हर चीज का कानून बहुत ज्यादा है, तो बाज औकात कारोबार करने में इतने रेगुलेशंस आ जाते हैं कि कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल खोल लीजिए, तो स्कूल के लिए एक डिक्लेरेशन चाहिए। कॉलेजुएट एक इंस्टीट्यूशन है, या हमारा डीपीए कॉलेजेस है, वहां से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तालीमी इदारे। उसके बाद आपको रेगुलेशन वाइज अपने स्कूल को किसी बोर्ड से एफिलिएट कराना पड़ेगा। क्या हाल है। एंड लॉट मोर अदर के, जब आप बोर्ड लगाएंगे उसके कुछ टैक्स के रूल्स हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस हैं, फिर उसके सिक्योरिटी रूल्स हैं स्कूल के, कि आप वहाँ बैरियर बनाएंगे, खाड़दार तारे लगाएंगे, तो बिग रूल्स, लंबे लंबे रूल्स। अच्छा अगर आप प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे, तो फिर आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी हुकूमत से, कि मैं हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ नहीं छापूंगा, ये वो। और उसका भी टैक्स रिटर्न, उसका भी जो है एक्साइज से के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। तो एक लंबा रूल्स की गेम है, जो भी करने जाएं, स्कूल खोलें, हॉस्पिटल खोलें। अब हॉस्पिटल चलेगा तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंडर चलेगा, देखे ना, वरना ऐसे ये हकीम हकीम साहब हैं हॉस्पिटल बना लें, और ये कहें जनाब मैं घुटने में बैरिंग फिट करूंगा इंजीनियर बन के, तो ये तो नहीं हो सकता। उसका क्या रूल्स है, उसको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चलाएगी। अब जितनी भी फर्में चलेंगी उनके अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFAC के, उसके मुताबिक। ये नहीं कि जूते बनाने वाला के टोटल नीचे बनाऊंगा और कैप बनाने वाला के मैं ऊपर लिखूंगा। रूल्स हैं, तो यहाँ रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी, डन हो गई जी बात। ये हो गई हमारी क्या जी, मिक्स्ड इकोनॉमी, डन हो गई बात। चले जी, तीनों हो गए मुकम्मल। अब एक काम कर लेते हैं, वो जो हमने 3 सवाल रखे थे पहले, वो ना पूरे कर लें। क्या हाल है, वो बड़े दिन से वैसे ही बेचारे पड़े हुए इंतजार कर रहे होंगे कि यार हमारे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या हाल है बच्चों, है ना, हाँ याद आ गया, याद आ गया बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा हमने किया भी था काम, याद है। अच्छा क्या लिखा था हमने, लिखा था सोशलिज्म का सिर्फ। क्या हाल है बच्चों,
सोशलिज्म का लिखा था, बाकी हमने कोई नहीं था लिखा। चलिए दोबारा लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा देखिए, अब एक एक सिस्टम के हवाले से हमने लिखना है। सबसे पहले चलिए सोशलिज्म का ही रिवाइज करा दीजिए थोड़ा सा। क्या लिखा था सोशलिज्म के हवाले से हमने? हमने लिखा था व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उन्होंने क्या कहा था? शाबाश, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है। अच्छा, और कैसे प्रोड्यूस करना है बच्चों? लेबर इंटेंसिव, ऐसे तरीके से जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। राइट जी। चलें, सही होगी बात। अच्छा दूसरा, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, सबके लिए। ये जवाब आया कहां से? सोशलिज्म से। कैपिटलिज्म से पूछते हैं, अच्छा भाई क्या बनाएं? वो कहेगा वो चीज जिसकी डिमांड है, ऐसे ही कहेगा। राइट जी। जिस चीज की डिमांड है। और किसके लिए बनाएं? जी बच्चों, या किस तरीके से बनाएं? वो तो कैपिटल इंटेंसिव कोई पिक करेगा, क्योंकि उसका नाम ही कैपिटलिज्म है। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये गैप ही तो उसका प्रॉफिट है। और ये हमेशा कहाँ ज्यादा अच्छा रहता है? कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा, और किसके लिए बनाएगा? जो उसकी चीज खरीदेगा और पे कर सकेगा। जो खाली खरीदना चाहे उसके लिए नहीं। किसके लिए बच्चों? जो पे भी करे। राइट जी। बात मुश्किल तो नहीं कर दी मैंने कोई? अच्छा जी, ये बातें डन हो गई। अब हमारा मसला तो हल हो गया। क्यों जी? अब जब हमने यहां आना है मिक्स इकोनॉमी में, तो हमने कैपिटलिज्म की साइड पे क्या रख देना है? प्राइवेट सेक्टर। और सोशलिज्म की तरफ क्या रखना है? बस हल हो गया। प्राइवेट सेक्टर यही करेगा जिसकी डिमांड है वो प्रोड्यूस करेगा, और पब्लिक सेक्टर नेसेसिटीज, जो नहीं को प्रोड्यूस कर रहा। जैसे हॉस्पिटल खोल लेगा, स्कूल खोल लेगा, बुनियादी जरूरियात करेगा ना पूरी। कभी देखा हुकूमत का कोई कारखाना लैंड क्रूजर बना रहा हो? नहीं, क्या बना रहा होगा? गंदम, बुनियादी जरूरियात, हॉस्पिटल, ग्लूकोज की बोतलें। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर यही करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी? कैपिटल। और गवर्नमेंट क्या करेगी? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रिएट करनी जॉब्स, और प्राइवेट ने क्या कमाना है? प्रॉफिट। तो उन्हें जो सूट करेगा उन्होंने वो रखना है जिससे मुनाफा ज्यादा हो। क्या हाल है बच्चों? अब चलो बताओ कि फॉर ह्यूम फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, सोशलिज्म क्या कहेगा? फॉर ऑल। ठीक है। पब्लिक सेक्टर कहेगा सबके लिए, और प्राइवेट सेक्टर क्या कहेगा? अच्छा बच्चों, आप ये बताओ कि ये बात समझ आ गई यहाँ तक? इसका मतलब हमें तीनों सिस्टम समझ आ गए, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, कैप, और किताब से समझ आए। आपको बच्चा ये तो नहीं कहेगा पढ़ना कैसे है। ठीक है। अब अगर मेरे से पूछा तो मैं यही कहूंगा, कुर्सी पे बैठ के किताब पे रख, किताब टेबल पे रख के पढ़ना है। समझ आ गई बात की? मैंने बताया कि भाई इसके शार्ट नोट्स बना लो, जैसे ये शार्ट नोट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिख लो। अच्छा दूसरा क्या तरीका है? किताब की साइडों साइडों पे शार्ट नोट बना लो। जब डिटेल पढ़ने को दिल चाहे किताब पढ़ ली, और जब जब टाइम थोड़ा हुआ तो साइडों पे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ लो। किताब के अंदर जहाँ जगह नहीं है वहां छोटा सा पेज छपा दो। वो होते हैं ना, वो स्टिकी नोट्स, वो बना लो। और वो लाजिम स्टिकी नोट महंगे पड़ते हैं। सादे कागज वो पकड़ो, ग्लू लगाओ और चिपका दो। और अगर ग्लू के पैसे बचाने हैं तो अम्मा से थोड़ा आटा मांग लो। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा भाई चलो ठीक है यार, आटा लोग मांगते रहे, पहले हम गुड्डियां उड़ाया करते थे, अम्मा से आटा मांग लिया करते थे। अच्छा बच्चों, चलो भाई शुरू करें इस्लामिक इकोनॉमिक्स।
अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो सिस्टम पढ़े ना, उनमें तीन चीजें पढ़ते थे हम। क्या? फीचर और डिसएडवांटेजेस। लेकिन इसको पढ़ने के लिए डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बनाए निज़ाम में डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसे डिसएडवांटेजेस को यहाँ साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं, तो इसमें सिर्फ फीचर ही पढ़ेंगे। देखिए, किताब के शुरू में लिखा है कि जी जो पहला पैराग्राफ है वो तो कुछ भी नहीं, उसके अंदर तो बस ये लिखा है मुसलमान दुनिया की बड़ी अहम उम्मत हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा है, लिहाजा इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम दुनिया को पढ़नी चाहिए। और सबसे ज्यादा पढ़ रहा है मलेशिया और इंग्लैंड, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में यूरोप पूरे का बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि ऐसी बैंकिंग के अंदर इस मुसलमानों का पैसा बड़े आराम से उनके पास चला जाएगा। ठीक है जी। इससे उसको वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो पहला फीचर जो है वो क्या है? अल्लाह इज द सस्टेनर। देखिए, इससे पहले इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा था रिसोर्सेज आर स्कार्स। क्या मतलब? कम है। लेकिन इस्लाम में जब आते हैं तो कहते हैं जी अल्लाह ने वादा किया है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जितने भी क्रिएचर दुनिया में हैं, जिनको अल्लाह ने क्रिएट किया है, उनकी फीडिंग और नर्सरिंग की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। यानी कि वो अल्लाह इज द, या यूं कह अल्लाह सबको पालने वाला। अल्लाह इज नर्चरिंग ऑल द क्रिएचर इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अल्लाह पाल रहा है। लिहाजा ह्यूमन बीइंग से अल्लाह का वादा है कि तुम्हारी जरूरियात मैं पूरी करूंगा। तो लिहाजा अल्लाह सबका पालने वाला। पहला तो फीचर ये है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद ही इस बात पर रखी गई है कि निज़ाम में कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो भी वादा है वो अल्लाह का है, सबकी जरूरतें पूरी होंगी। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड हलाल है। देखिए, यहां ये कहना पता है क्यों जरूरी है? उसकी वजह ये है कि जो गैर मुस्लिम है वो अक्सर पैसा ऐसी चीजों से कमाते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे सिगरेट, मिसाल के तौर पे पान, मिसाल के तौर पे शराब। लेकिन मुसलमान क्या करेंगे? कहां से अर्न करेंगे? सिर्फ उन चीजों से जो कानून में जायज हैं और अल्लाह के नजदीक हलाल हैं। क्या हाल है? हराम चीजें नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पे आप डबल रोटी बेच सकते हो, अंडे बेच सकते हो, ठीक है जी। आप जो है वो पानी बेच सकते हो, शरबत बेच सकते हो, ये सब हलाल है। फ्रूट बेच सकते हो, लेकिन शराब नहीं बेच सकते। तो सबसे पहली बात, हम कौन सी चीजें बेचेंगे? तो हम अपना पैसा कहाँ से कमाएंगे, लिवलीहुड कहाँ से लेंगे? हलाल चीजों से। हराम चीजों की तरफ हम, तो दो बातें हो गई ना। पहली बात क्या है? सबको पालने वाली जात अल्लाह की है, उसका वादा है मैं सबको खिलाऊंगा। दूसरी बात क्या है? हम सिर्फ वो कारोबार करेंगे या वहां से पैसा कमाएंगे जो हलाल होगा। दूसरी बात, अल्लाह इज ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग। यानी जो इंसान के पास चीजें हैं, तो देखिए अब मलकियत का कितना अच्छा हक दिया है। कैपिटलिज्म में मलकियत का हक लामहदूद था। तुम्हारी चीजें जैसे मर्जी चलाओ। क्या हाल? और सोशलिज्म में हक ही नहीं दिया। लेकिन मुसलमानों के मजहब में आपको हक मलकियत दिया है, लेकिन आपको हर चीज का क्या बना दिया? ट्रस्टी। ट्रस्टी को उर्दू में क्या कहेंगे? स्टीवर्ड। है। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मुहाफिज। है ना जी। आप उस चीज के गए हैं। मैं इससे भी अच्छी इंग्लिश है इसकी, ईमानतदार। आप इसके गए हैं, ईमानतदार हैं। यानी मैंने इसके मुतालिक पढ़ा कुछ यूं है कि इंसान की कुदरत में जो कुछ भी दिया जाएगा, रोजे नशर इसका सवाल किया जाएगा। कुछ ऐसा है, तो मुझे बेशि अल्लाह माफ करे। क्या है? इंसान की कुदरत में मलकियत में जो कुछ भी दिया जाएगा, क्यामत वाले दिन उसका सवाल किया जाएगा। सवाल का मतलब ये होगा
कि तुम्हें हमने घर दिया, तुम्हें हमने गाड़ी दी, ठीक है जी, ये सब तुम्हें हमने दिया। क्या तुम अपनी गाड़ी पे अपने माँ बाप को डॉक्टर पे लेके जाते थे टाइम पे, या मोटरवे पे तेज चलाते थे? तो मैं एक दिन जीसीओसी से लेक्चर दे के आ रहा हूँ, तो गाड़ी तेज हो गई, 135 पे चली गई। हालांकि वो जाती नहीं थी, उतर आई थी, मेरा आंधी तेज हो गई। 135 पे जब गई, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि तू इसका मालिक नहीं है, ट्रस्टी है। ये पता नहीं माँ बाप के लिए दी है अल्लाह ने, बीवी बच्चों के लिए दी है, तो तेरी तो है ही नहीं। तू क्यों तेज चला रहा है? खराब होगी, कौन जिम्मेदार है? फौरन थ्रोटल से पैर उठ गए। यानी ये ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि ये जो बच्चे हैं ना, गाड़ी इधर 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 ऐसे ऐसे चलाते हैं, अगर एक मिनट के लिए ख्याल हो कि ये माल जो अल्लाह ने दिया इसका हिसाब होगा, क्या हाल है। तो ये जो जितने CD-70 लेके उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं नहर पे, क्या हाल है। वो उसको ऐसे दुड़ाते हैं जैसे धूम 4 की शूटिंग इन्होंने ही करनी। और बाज का दिल चाहता है कि मैं रुक के कहूँ कि बेटा, अगर इतना ही दौड़ाने का शौक है तो काम की कोई बाइक ही ले लो, कितना सा उसका टायर है। लेकिन वो इधर 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 जा रहा होता है। क्यों जी? अब क्या है, बाइक इमानत है, जिंदगी इमानत है, आपका ब्रेन आपके पास क्या है, इमानत है। और अगर सड़क के ऊपर रगड़ के मर गया वो, सजा खुदकुशी की मिलेगी। हाँ, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि ये बाइक 100 पे जाता ही नहीं है जिसको आप 100 पे लेके जा रहे हो। CD-70 100 पे नहीं जाती है। मेरा ख्याल है ये मैक्सिमम कितने पे जाती होगी, 80 से ऊपर ये उतनी देर में पिछली गाड़ी का बोनट तुम्हें उड़ा देता। क्योंकि गाड़ी 4 सिलेंडर है, वो मिनिमम 1000 सीसी तो होगी, ये 70 सीसी है, जोड़ ही कोई नहीं है। तुम उसके बोनट के आगे रख के दौड़ लगा रहे हो। और बाबा, ये सब्जी सुब्जी लेने की साइकिल है, ये रेसे लगाने की साइकिल नहीं है। ये तो उन्होंने साइकिल के साथ छोटा सा इंजन लगाया हुआ कि चलो यार गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, थोड़ा पेट्रोल डाल के हेलमेट पहन के ध्यान से चला ले, तो जो उसकी औकात है उसको वो करो। आपके बस में हो, आप विंग लगा के उत्ते निकल जाओ। लो जी, F-16 में मुकाबला हो रहा है। और फिर वो करते ऐसे हैं, जब मोटरसाइकिल यूं लटा देते हैं ऐसे, रेस नहीं बनती लम्हा आधा बाद लम्हे प्यार। और सिर्फ करना क्या है, घर जाके बताना होता है, माँ बहुत तेज चलाना। और भाई तू तेज चला ले भाई, चलने वाली चीज को चलाओगे ना, क्या हाल है ना जी। आप देखिए, ये नहीं कि आप कहें कि सर ने कभी बाइक तेज चलाई नहीं है। मैंने बाइक चलानी पता किस पे सीखी थी? 125, 125 मैंने बाइक चलानी सीखी। और मेरे पास होती थी यामाहा RX 115, मेरे पास रही है GP 100, मेरे पास रही कावासाकी GTO, तो 125 GTO। तो मेरे पास कई बाइक्स रही हैं। लेकिन दुराने के लिए बाइक्स की कैपेसिटी तो हो यार, थोड़ा सा टायर तो उसका चौड़ा हो कि जो सड़क पे ठहर जाए, क्या हाल है। क्यों जी? तो कहने का मतलब है यार, अगर नहीं है, गरीब आदमी हो, तो क्यों अपना तमाशा दिखाते हो? और फिर खातून पीछे बिठाई होती है, अपना तमाशा खुद बना रहे हो, बोनट के आगे औरत को लेके आए हुए हो, लग जाएगी वो बेचारी, वो भी गिरेगी, तुम भी गिरोगे, तमाशा भी बनेगा। तो खुदा का खौफ करें यार, बाइक को साइड पे चलाएं, थोड़ी सी देर बाद जरा आप एक आध शीशा रखें बैग से, तो ये क्या, ये सब अल्लाह ने सवाल करने तुम्हारे साथ। और ये जो गाड़ियां लेके इसके अंदर, मैं उस दिन देख रहा था एक गाड़ी पे उसने 8.5 लाख रुपए के स्पीकर लगवाए हैं। छोटे से स्पीकर है, 8.5 लाख रुपए स्पीकर। तो क्या अल्लाह पूछेगा नहीं तुम्हें कि तुमने ये क्या किया? क्या हाल है बच्चों? तो ये फजूल बातें करने वाले से अल्लाह पूछेगा। और ये जो है ना काम, ये गलत है। अच्छा, तो अब बात क्या समझ आई, अल्लाह सबको पालेगा, कारोबार हलाल करना है,
और अल्लाह हर चीज का सही मालिक है, जो चीज तुम्हारे पास है उसका हिसाब होगा। लिहाजा अपनी गाड़ी को गरीब की मदद के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन अब ये नहीं कि रास्ते में किसी को लिफ्ट दे दो, ध्यान से लिफ्ट दो। हमारे दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, उन्हें लिफ्ट का शौक चढ़ गया। एक औरत थी उसके साथ में, एक दो बच्चे थे, बिठा लिया। तो उसको कहता है कहाँ जाना है, कहती जहाँ मर्जी ले जाओ। मैं क्या, लड़की है किसी नदमान है, अच्छा। एनीवे, और जनाब जहाँ मर्जी ले जाओ। अब जनाब वो उसने भले जमाने में 4,000 लेके उतरी, वरना वो कहती मैं शोर मचा दूंगी। टीचर आदमी था बेचारा, फिर मुकमका किया, 4,000 दिया, फिर उतरी। तो इसलिए ध्यान से, कहीं को के सर ने कराया है। अच्छा बच्चों, प्रैक्टिस मॉडरेशन। प्रैक्टिस मॉडरेशन क्या है? हाँ, स्टेट को, हुकूमत को मना नहीं किया किसी ने कि तुम कोई चीज नहीं कर सकते हो। हुकूमत शुगर मिल लगा सकती है, हुकूमत फ्लोर मिल लगा सकती है, जिस चीज की कमी है वो रियासत कर सकती है। उसको मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं। जो कारोबार है, जो चीज दुनिया में जो दस्तयाब नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन देखिए ना, हमने सारी कोविड की बाहर से मंगाई है। हुकूमत अगर कोई पैसे, हुकूमत के पास तो बड़े वसाइल है ना, तो लगा ले एक फैक्ट्री। वो मना थोड़ी, चलाना आना चाहिए आपको। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? प्रैक्टिस मॉडरेशन का मतलब क्या है? हमेशा दरमियाना रास्ता अख्तियार करो। क्या मतलब? दरमियाना रास्ता, अभी हम स्पीड की बात कर रहे थे ना, ना बहुत स्लो चलाओ ना बहुत तेज, दरमियाना रास्ता अख्तियार करो। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ खर्च के मुतालिक है ये। इसके मुतालिक है, खर्च के मुतालिक है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज हो, अमीर और गरीब के दरमियान ज्यादा फासला ना हो, और हमेशा जब भी खर्चे की बारी आए कौन सा रास्ता लें? मिडल वे। और इसमें कुरान में बड़ा वाज़ेह और बड़ा सख्त अल्फाज है। उसमें है कुछ इस तरह से कि नाइदर बी अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड नॉर बी अ माइजर। यानी कुछ इस तरह से लिखा है, ना तो फजूल खर्च हो जाओ और ना ही बखील हो जाओ। और बखील की सजा फजूल खर्च से भी ज्यादा है। क्योंकि हदीस में है, म्यान रवि इख्तियार करो ताकि तुम तंग दस्त ना हो जाओ। और बखील की सजा इससे ज्यादा है कि जो 30वां पारा है उसके अंदर आया है कि इनका माल जहन्नुम की आग में तपा के इनकी पेशानियों को दाग देंगे। सोना चांदी सिक्के जो जमा किए जहन्नुम की आग में तपाएंगे और इनकी पेशानियां दाग देंगे। अब लोग कहेंगे पता नहीं जायदाद रखना गुनाह है, उसकी सजा नहीं, नहीं ये नहीं है। भाई आपके पास अगर 10 करोड़ भी है ना, आप उसकी जक़ात दे दो, पैसा पाक होगी। जक़ात दे दी, पैसा पाक हो गया। सोना है, पैसा दे दिया, पाक हो गया। अब फिर सजा किस चीज की है? सजा इस चीज की है कि मैं एक फैमिली को जानता हूँ, अक्सर उनके इश्यूज रिजॉल्व करते रहते हैं हम। उनकी जो, जहाँ वापडा टाउन गोल चक्कर है ना, वहाँ एक गोर में बेकरी है, उसके सामने वाला प्लाजा आधा उनका है। वापडा टाउन के एक एक दो घर हैं वो किराए पे। तो 4 हफ्ते गुजरते हैं ना, उनके घर में 8.5 से 9 लाख रुपए आ जाते हैं। वालिद मरहूम की पेंशन भी आती। ठीक है जी। और वो भी तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख है। अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं, 19 से 20वें ग्रेड में। तो जब भी निकलते हैं बाहर, तो मेहरान से ऊपर गाड़ी उन्होंने कभी नहीं रखी। और वो इस इंतहाई वर्स्ट कंडीशन में, कोई पता नहीं कहाँ बंद हो गया। और दूसरी माशाल्लाह, बीवी को लेके निकलेंगे जनाब, वो रहीम स्टोर के बाहर से 100 रुपए की कोन, और पैदल वापस में आएंगे, ये एंटरटेनमेंट। अब आप सोचें कि ये जायदाद किसके लिए? ये जायदाद किसके लिए? आज मर गए तो जगह की पता है, कब्र की जगह कितनी होती है? ये टाइल से थोड़ी सी चौड़ी है, जहां आपके शोल्डर पूरे आ जाए बस। और बाकी सब कुछ लोगों के पास रह जाता है, कोई चीज आपके काम
नहीं आती, है ना जी। अब मुझे सीएबी में काम करते हुए ना काफी अच्छा हो गया, बल्कि बीच में ऑनरशिप भी इसकी चेंज हुई है। तो मैं पुरानी ओनरशिप के साथ था, फिर नई ओनरशिप के साथ आ गया। तो शुरू से मेरा ये हिसाब रहा कि जब कभी पैसों की जरूरत पड़ी मैं ले लेता हूँ। सैलरी का कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता मेरा। 2017-18 में पैसों का कोई हिसाब नहीं रहा। इदारे के हालात कुछ पतले थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं काम करता रहा, लेकिन पहले काफी एडवांस भी ले चुका था, ख्याल भी नहीं रहा। तो विजिटिंग से काम चलाता रहा। अब हुआ ये कि मुझे उन्होंने एक दिन बताया, ये 2019 की बात है, कोई सितंबर के दिन, कि जी आपका हमारी तरफ निकलता था 15,80,000 रुपया, तो वो आप फौरन ले लें वरना फिर खर्च हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, इतने पैसे कैसे हो गए। अब गरीब आदमी में, और उन्होंने मुझे कहा कि 15,80,000 तुम्हारा निकला है। मैंने बच्चों पैदल चलना शुरू कर दिया, ये गार्डन टाउन से मैं चला, वो जेल रोड के आखिरी कोने तक पहुंचा। वहां ना आदिल अशरफ मोटर नाम की एक थी, वहां एक होंडा सिटी खड़ी थी, मेरी नजर पड़ी। मेरे दिल में फौरन आइडिया आया कि तू गरीब आदमी, अच्छी गाड़ी पे तू बैठने को ही नहीं देता, चल सिटी ले लेते। मैंने दुरूद शुरूद पढ़ा, मोटर वाला एक मैकेनिक यार था, उसको बुलाया, बुला के गाड़ी दिखाई, डील हुई जनाब। 1580 में ही हो गई। 15 मॉडल की गाड़ी थी, 1580 में डील हो गई। 10,000 रुपये मैंने पास से रजिस्ट्रेशन का दिया। मैंने वहीं से फोन किया कॉलेज वालों को कि भाई ऐसा करो, वो जो चेक मेरे पैसे देने ना, वो पे ऑर्डर इस नाम का बना दो। मैंने अपने नाम का पे, उसके नाम का पे ऑर्डर दिया। वो लड़का आके मुझे वहां दे गया। मैंने जनाब, वो तो ये वही गाड़ी है मेरी। तो मैंने जनाब गाड़ी ली, मैं आ गया यार, छड़ मर गए, कल दूसरा दिन, पैसे हैं तो गाड़ी चलाते हैं। है जी। अब वही बंदा मुझे, इतना बड़ा फैसला आपने कैसे कर लिया। और मैं क्या, मैंने कौन सा रॉकेट चला दिया भाई। पैसे मिले ऑल ऑफ सडन। चल यार सैर करते हैं। वो जनाब हमने गाड़ी ले ली। गाड़ी लेके अपनी गाड़ी में फिर कॉलेज छोड़ गया। मैं 2006 मॉडल की कल्टस है, वो वहीं पड़ी थी, अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो, अब ये है कि घर छोटा है ना, वो जगह नहीं है, तो वो किसी के घर खड़ी करनी पड़ती है। और गरीब बंदे का ये बड़ा मसला है। शुक्र तो लोग लगाते हैं कि यार जगह इसके पास होती नहीं गाड़ी की, लेकिन क्या करें। तो वो फिर ये है कि एक कल्टस खड़ी होती है, कि मेहरान पुरानी कल्टस बेचारी अब 2 1.5 साल हो गया स्टार्ट ही नहीं करी। अच्छा बच्चों, अब वो ये है कि मैं गाड़ी लेके जब घर पहुंचा तो घर वाले माने ना, और क्या किराए पे लाया, शुगर लगा रहा है, मैं मिठाई शिठाई खिलाई, माने नहीं। गरीब आदमी का ये मसला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वकील तो ना हो यार। मैं मानता हूं मैं थोड़ी इसराफ कर जाता हूँ, लेकिन वकील होना अच्छी बात नहीं है। भाई आप निकले हैं तो फैमिली जो कह रही खिलाओ उसको। मैं तो अपनी फैमिली को जो बताओ क्या खाना, जो कहते हैं मैं खिला देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया किस लिए होगा। और सेकंडली मेरी बीवी भी एक ही है, तो लाडली भी है, जो कहे मैं खिला दो। अच्छा बच्चा, सीधी बात। और इस्लाम में बच्चों, यार मेरी घड़ी बंद हो गई, एक मिनट। इस्लाम में बच्चों, नहीं यार टाइम हो गया मेरा, कल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा अब आपको समझ आ रही है। वो जो ऑनलाइन वाला एक बच्चा कहता था समझ नहीं आ रही, किधर गया वो ऑनलाइन वाला समझ आ रही है। समझ आ रही तो जी लिख के एंटर कर दो, चलो। ठीक है, आयशा ने भी जी लिख दिया है। चलो बाकी बच्चे भी लिखो। ठीक है भाई। आमना, ठीक है, आमना मुश्ताक, आमना यूसुफ, बेटा सारे ठीक है, बस सबको समझ आ रही है, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, अच्छा आपने एक काम करना है, वो ये